नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की तैयारी क्रम में आपके लिए हम 10 प्रश्न फिर से लेकर आए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना देर लगाए हुए इनको शुरू कर। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योगफल कितना होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, नीचे कमेंट में बताइए, तो हमें भी पता चलेगा कि पिछला वीडियो आपने ध्यान से देखा है, क्योंकि उस वीडियो में हमने इसका आंसर बताया था। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से एक बात देखना, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो गुणनखंड में करते थे। गुणनखंड निकालने के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर इसको हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लगा है क्या? नहीं लगा है, तो इसको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो 21 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21। क्लियर? अब माइनस 4x को हमें दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें 21 मिल जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें माइनस 4x मिल जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको हम 4x के फॉर्म में तोड़ सकते हैं? वो हैं 7 और 3, माइनस 7x प्लस 3x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 और 3, 7 3 जा 21 होता है, लेकिन इसको जब हम जोड़ घटा रहे हैं तो हमें माइनस का 4 मिल रहा है। इसका मतलब हमने एकदम सही से इसको दो पार्ट्स में तोड़ा है। तो इसको अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन मिल सकता है? x मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर से जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, माइनस 7x से x कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का 7। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया है, तो x माइनस 7 कॉमन मिल रहा है, तो एज इट इज उठा के इसको हम यहाँ रख देते हैं x माइनस 7। अब इसी के जस्ट ऊपर देखो, यहाँ लिखा है प्लस का 3x और यहाँ है x। ठीक है, जब प्लस का 3x से हम x ले लें, यानी x को कॉमन ले लें, तो बचेगा कितना? प्लस का 3 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में जो कॉमन लिया था उसको लिख लो और दूसरे ब्रैकेट में x और प्लस 3, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ले लो। अब ये जो बराबर का 0 था इसको लगा दो। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करो। x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, ये जो माइनस 7 है जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 7, और ये प्लस 3 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो संख्या होती है वो सदैव पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेन आंसर 7 को कंसीडर करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं और उस ऑप्शंस में 7 नहीं होता है, माइनस 3 केवल मिल जाए, तो वहाँ पर आपको माइनस 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस तरह लिखित रूप में कर रहे हैं तो आप बस इतना ही करके छोड़ दीजिए, आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें मान ज्ञात करना होगा वो 2 नंबर में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पुस्तकों का मूल्य 5 पुस्तकों के मूल्य से 24 रुपये अधिक है। 7 पुस्तकों का मूल्य बताओ। देखो ध्यान से समझो, 7 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 5 पुस्तकों के मूल्य से 24 अधिक है। ध्यान से समझना। अब ये बताओ, इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा, 7 पुस्तकों का मूल्य 5 पुस्तकों के मूल्य से 24 अधिक है, तो 7 जो है वो 5 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। अब इसी 2 की जो वैल्यू है वो है 24। जब 2 की वैल्यू है 24 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/2 इक्वल टू 12, यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना निकल के आया? 12। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 पुस्तकों का मूल्य, तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक तरीके से ट्रिक वाली बात। मान लो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में ऐसा क्वेश्चन या किसी और परीक्षा में आ जाए तो इस तरह आप आसानी से जल्दी से निकाल कर सकते हैं। अब इसको डीएलएड के तरीके से करके देखते हैं। लिखा हुआ है 7 पुस्तकों के मूल्य 5 पुस्तकों के मूल्य से 24 अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं x। तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। तो क्या लिखा हुआ है? 7 पुस्तकों का मूल्य यानी 7x 5 पुस्तकों के मूल्य से 24 अधिक है, यानी 5x प्लस 24। ये है। क्लियर हो गई बात? अब इसको आप सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू निकल आएगी, यानी एक पुस्तक की वैल्यू निकल आएगी। 7x 5x इधर आएगा,
7x में 5x घटेगा तो 2x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12। देखो वही निकल के आ गई अभी जो हमने निकाली थी। अब ये 12 निकल के आ गई तो हम लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर 12 रुपये। ये आप पूरा लिखिएगा, ये मैंने शॉर्टकट में बताया। आप जब अपना एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर 12 रुपये। अब यहाँ पर 7 पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है तो 7 पुस्तक का मूल्य बराबर 12 गुणे 7 इक्वल टू 84 रुपीज़। क्लियर हो गई बात? ये चीज़ तो समझ में आ गई। मैंने दोनों तरीके से बता दिया कैसे। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन में आ जाए इस तरह का तो ट्रिक के माध्यम से कर लो, और अगर डीएलएड में लिखित वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह आप पूरा इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। 5 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? ध्यान देना बात को। ये रहे आदमी, इसको हम लोग तीर वाले की तरीके करेंगे, जैसे तीर लगा के करते आदमी, एक तरफ लिखेंगे दिन। 5 आदमी कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 15। और उसी काम को 25 आदमी कितने दिन में करेंगे? x। हमें पता तो नहीं, निकालना है। तो अब यहाँ पर बारी आती है तीर लगाने की। कौन सी बारी आती है? तीर लगाने की। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, ये जो x है हमेशा याद रखो, इसको आप ऐसे लगाओ। देखो आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह पढ़ा होगा, कहीं भी कैसे भी तीर लगा सकते हो, लेकिन जो मेरा तरीका है वो इस तरह देख लो। ये जो x है, ध्यान दीजिएगा, जो x है, x की तरफ से तीर स्टार्ट करो, ऊपर ले जाओ, ये तीर आपका फिक्स है। अब दूसरा तीर किधर लगेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम दूसरा तीर कहाँ लगाएं, ऊपर लगाएं कि नीचे लगा दें। देखो पहला तीर फिक्स है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली बात है, 5 आदमी 15 दिन में कोई काम को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है? 5 आदमी 15 दिन में, तो 25 आदमी उस काम को 15 दिन से कम में ख़त्म करेंगे या ज़्यादा में ख़त्म करेंगे? आप इतना एज्यूम कर लो, आपको तीर पता चल जाएगा। 5 आदमी 15 दिन में कोई काम ख़त्म कर रहे हैं और 25 आदमी, जब आदमी बढ़ जाएंगे तो सीधी सी बात है दिन कम हो जाएंगे। यही तो होता है। जब यहाँ पर 5 आदमी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, जब हम आदमी बढ़ा देंगे तो दिन कम लगेंगे, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा ना जब आदमी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आई कि जब भी हम इसके रेशियो को इसके साथ मिला रहे हैं तो ये संख्या घट रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं, जैसे 2 पेन 5 रुपए के हैं तो 4 पेन कितने के होंगे? 10 के होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई? जब 2 पेन 5 के हैं तो 4 पेन 10, यानी यहाँ पर देखो जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर? जब हम रुपए बढ़ाए दे रहे हैं तो पेन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम आदमी बढ़ा रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं, यानी यहाँ पर दोनों का अपोजिट रिएक्शन चल रहा है। तो अगर ये तीर ऊपर जा रहा है तो ये तीर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको एक बार में समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो इसको रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। ये जो तीर होगा ये इधर ही लगेगा, लेकिन अगर आदमी बढ़ाने पर दिन कम हो रहे हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो तीर भी हमारा अपोजिट चलेगा। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। अगर हमने इसको नीचे किया होता तो ये ऊपर जाता। हमने इसको ऊपर इसलिए किया ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, क्योंकि देखो x की तरफ से 15 ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम सीधे सीधे इसको लिखेंगे x बटे 15। ठीक, ये ऊपर जा रहा है, ठीक, तो x बटे 15। क्लियर? जिधर तीर जा रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, ये एक माइंड में बात रख लो। अब ये देखो 25 की तीर, 25 के पास तीर है तो इसको नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे 5। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, यानी 25 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ध्यान दो, 5 25, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये 5x इधर जाएगा, इसका तिर्यक गुणा करो 5x, यहाँ 1 बचा तो 15, 15 एकम 15। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ पर 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं? 3 दिन में कर लेंगे। तो ये तीर लगाने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? नीचे कमेंट बताओ। अगर नहीं आया तो इसका मैं फुल डिटेल वीडियो बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। समझ में आ गया हो तो लिखिए डन, नहीं समझ में आया तो नीचे लिखो समझ में नहीं आया, फुल वीडियो बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समुच्चय का क्वेश्चन। ए की दे रखी है 258, बी की दे रखी है
3 5 7। क्लियर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ए यूनियन बी। अच्छा, यूनियन बी का मतलब ये होता है कि इन सारे नंबर को हमें इसमें लिखना है, लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन सब में सबसे छोटा है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 8। ये आपका आ गया ए यूनियन बी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ढेर सारे होते हैं, वो मैं आपको सब धीरे धीरे बताता रहूँगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय मेनली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला समुच्चय कौन सा हम मानते हैं? सीमित समुच्चय। ठीक। दूसरा असीमित समुच्चय। तीसरा एकल समुच्चय। और चौथा कौन सा होगा? रिक्त समुच्चय। क्लियर हो गई बात। ये आपके 4 हैं। 4 समुच्चय होते हैं। सीमित कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3। अब ये फिक्स है कि इसके अंदर 3 नंबर्स हैं या 3 कोई भी चीज़ है। असीमित कैसे होते हैं? जैसे 1 2 3 और ये डॉट डॉट लगा के, यानी ये असीमित है। 1 2 3 डॉट डॉट मतलब ये काफ़ी आगे तक जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय जैसे इसके अंदर केवल एक कोई भी चीज़ हो, 1 हो 2 हो 5 हो, केवल एक ही होनी चाहिए। ठीक है। रिक्त समुच्चय कैसे होते हैं? रिक्त समुच्चय का मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी ना हो, ये केवल ब्रैकेट ऐसे ही लगाओ, इसके अंदर कुछ ना हो। या फिर इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है रिक्त समुच्चय को, या तो ब्रैकेट बना दो उसके अंदर कुछ ना लिखो, या तो फाई बना दो। ये हो गया रिक्त समुच्चय। तो उम्मीद करता हूँ समुच्चय के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अगर 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फटाफट इस तरह पूरा आप डिटेल में लिख देना ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5 8 के। इनका समांतर माध्य 12 है, तो के का मान ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने का आपको तरीका मालूम होगा। समांतर माध्य का तरीका ये है कि इन तीनों को जोड़ दो। 3 है, 5 8 प्लस के, इनको हमने जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। और इनका जो समांतर माध्य है वो इसके बराबर रख देंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माध्य, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कुल कितनी संख्या है? 3 है संख्या। अब इन संख्याओं का योग जो होगा उसको ऊपर रखो, कितनी संख्या है वो नीचे रखो। यही माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य का फार्मूला होता है। तो सीधा हम यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला लगा रहे हैं। इसको आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो ऊपर साफ साफ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो इस तरह आप करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3 उठ के उधर चला जाएगा, 8 और 5 हो जाएगी 13। 13 प्लस के 12 तियाँ 36 हो जाएगा। अब ये 13 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, 36 माइनस 13, आंसर आपका आ जाएगा 23। के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 23। क्लियर। देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 नंबर में भी पूछ लिया जाए। ज़्यादातर उम्मीद है कि ये 1 नंबर में ही पूछा जाएगा। छोटा क्वेश्चन है। इसको देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो यदि लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखो। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या फॉर्मूला होता है? देखो 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर देखो L जो है ये है लेंथ, B से ब्रेथ यानी चौड़ाई, और ये जो H है ये है ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू रखते हैं। L यानी लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई कितनी है? 6, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करना है, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दिया, प्लस HL मतलब ऊंचाई और लंबाई का गुणा करना है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका संपूर्ण पृष्ठ निकल के आ जाएगा। 8 छंग 48, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 2 10, 6 16, 10 7 17, 4 21, 2। अब इसको गुणा कर दो, 2 छक्के 12,
2 एकम 2 एक 3, 2 दूना 4। क्लियर हो गई बात, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ ये निकल के आ गया आपका 432 वर्ग मीटर। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो किसी भी प्रश्न में डाउट हो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 गुणे 27, इसको क्या करना है, इसको 6 के आधार संकेतन में लिखना है। 6 के आधार संकेतन में, यानी जैसे हम लोग ये लिखते हैं कि 6 की पावर 3, 6 के पावर 5, ये जो ये नीचे होता है ये होता है आधार। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आखिर पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि 48 गुणे 27 को 6 की पावर में लिखो। तो इसका तो एक बेसिक तरीका ये है कि इन दोनों को गुणा कर लो और उसको 6 की पावर में गुणनखंड कर दो। जो भी इसका गुणा करने पर नंबर आएगा उसके 6 के हिसाब से गुणनखंड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी पावर लगेगी 6 में। या तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, या कह सकते हैं दिमाग से करोगे तो शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी इसकी आसानी से। 48 को हम 6 के फॉर्म में तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा, 8 × 6, ये तो सही है, 8 × 6, 6 हमें 1 मिला, 6 जब ढूंढा तो 1 6 मिल गया, 8 6 48। ठीक, अब 27 को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 3 9 27, या 3 × 3 × 3 तोड़ सकते हैं, 3 × 3 × 3। देखो अभी यहाँ तो कहीं 6 मिल नहीं रहा। अब इसको तोड़ के देखा जाए, 2 × 2, 8 को हम 2 × 2 × 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, और 6 को ऐसे ही रख लो क्योंकि 6 तो हमें चाहिए ही। ये रहा 3 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक तो 6 ये है, एक 6 यहाँ से मिला, एक 6 यहाँ से मिला, और लास्ट वाला 6 यहाँ से मिला। 2 3 6, 2 3 6, और ये 2 3 6, यानी 6 × 6 × 6, यानी ये कितना निकल के आया, 6 की पावर 4। तो 48 × 27 को जब हम 6 के आधार संकेतन में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 की पावर 4। क्लियर है, आपको इसी तरह गुणनखंड इसके करके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई की पावर 4, इसको सरल करना है। अब सरल करने के लिए तो जो कॉमन मिले पहले तो उसको बाहर कर लो। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ एक्स वाई यहाँ भी है, तो एक्स वाई को ही कॉमन ले लो। एक्स वाई को जब कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 है, और यहाँ से हम एक x को निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 3। अब यहाँ पर y अकेले है और y को हमने ले लिया तो यहाँ बचेगा ही नहीं कुछ। क्लियर, अब यहाँ पर देखो x y की पावर 4, तो यहाँ से जब हम x को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा नहीं, यहाँ बचा y की पावर 4, और y की पावर 4 में हमने y को निकाल लिया तो यहाँ बचेगा y की पावर 3। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओ, x³ माइनस y³ वाला फार्मूला लगा दो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा फार्मूला, xy और x³ माइनस y³ का फार्मूला लगा दो, x माइनस y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। सरल करने की बात हुई तो ये यहाँ पर सरल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। सरल करना है बस, ये 3 लाइन में आप आसानी से इसको, इतना देखने में ये हार्ड लग रहा है, 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉग का है, लॉग बेस वैल्यू है इसकी 6, 36 = m। यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि लॉग के अगले वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में लॉग के क्वेश्चन सम्मिलित करते रहेंगे। देखो ये जो वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी उसको हम लोग मेन वैल्यू बना लेते हैं। ये 6, जब लॉग हम यहाँ से हटाएंगे तो ये जो बेस वैल्यू है ये मेन वैल्यू बन जाती है। जो बराबर के उस तरफ है ये पावर में आ जाता है, बेस वैल्यू की पावर में आ जाता है, और ये 36 बराबर के उस तरफ चला जाता है। क्लियर हो गया। 6 की पावर m = 36, तो जब 6 की पावर m = 36 है तो 36 को भी 6 की फॉर्म में चेंज कर लो। 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर होता है ना 36, तो 36 को हम लोग 6 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ भी बेस वैल्यू समान, यहाँ भी बेस वैल्यू समान, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि m की वैल्यू कैसे निकाली गई। सबसे पहले तो यहाँ से हमने लॉग को हटाया, घातीय संकेतन में इसको लिखा, घातीय संकेतन में लिखने के बाद
हमने m की वैल्यू बराबर करके यहाँ पर लिख दी। क्लियर हो गया? m का मान कितना आ गया? 2। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपने जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कितने होते हैं, तो आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? तो आमने सामने के कोणों का योगफल होता है 180। क्लियर है? लास्ट तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।